जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी को मेरा आभार और अभिनंदन। आज तारीख 19 और बार है शनिवार। कल का थोड़ा सा गैप लिया था हमने, शुक्रवार को रहता है हमारा ऑफ, लेकिन फिर भी कल शानदार लाइव हमने आपको दिखाई। एक तो चूली गेट वाला एक घटनाक्रम था, वो हमने आपको लाइव दिखाया, और उसके बाद स्टेशन से लेकर के और बिजली विभाग तक का जो लाइव है वो मैंने आपको दिखाया। लगातार दर्शकों की ये कंप्लेंट आ रही थी कि साहब ये नंबर है ना, लैंडलाइन वाले नंबर, ये उठाते नहीं हैं, तो उनकी ग्राउंड लेवल पर क्या पोजीशन है वो जाकर के कल हमने वहाँ देखी। और उम्मीद ये करते हैं कि शायद आप सब लोगों को ये पता लगा होगा कि ठीक है, क्या वो चीटिंग करते हैं वो तो बाद की बात है, लेकिन हमने वहाँ मौजूदा स्थिति जो देखी उसमें वो नंबर चालू भी थे और वहाँ एक जो कर्मचारी है वो लगा हुआ था, और उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन नंबरों को पिक करे और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको रजिस्टर में दर्ज करे। उसके बाद में वो एफआरटी टीम को सूचित करते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं जो बिजली से जुड़ी हुई है। तो कल बहुत सारे लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया भी आई और बुरी प्रतिक्रिया भी आई कि साहब कोई उठाता ही नहीं है फ़ोन को, तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा। खैर, लेकिन कुल मिला करके आज खबरें बहुत हैं और बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों के लिए है। तो शुरुआत मैं वही करूँगा कि आप सबसे पहले तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रुप हैं उनमें इन खबरों को भेजें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें ताकि अहम जानकारियाँ लोगों तक पहुँच सके। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं आज की तमाम खबरों की। भरतपुर संभाग में क्या कुछ घटित हुआ और राज्य स्तर पर वो कौन सी खबरें हैं जो सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप शेयर कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। राज्य स्तर की जो बड़ी खबरें हैं उनमें सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, और राज्य स्तर की नहीं बल्कि देश स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खबरें हैं। फ्लाइंग जेट जिनको कहा जाता था मिल्खा सिंह जी, आज 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। चंडीगढ़ में उनका इलाज चल रहा था और कोरोना संक्रमित थे। उनकी जो पत्नी है निर्मल सिंह, उनकी 5 दिन पहले ही मौत हुई थी कोरोना से, और हिंदुस्तान को गौरवान्वित करने का सबसे पहला मौका मिल्खा सिंह ने दिया। फ्लाइंग जेट के नाम से उनको जाना जाता था और पहला गोल्ड मेडल भी उन्होंने जीता 1900 जहाँ तक मुझे आंकड़े पता हैं 1958 में। और ऐसे धावक थे साहब जिनसे आज भी हम प्रेरणा लेते हैं, और उनके ऊपर उनकी बायोपिक पर एक फिल्म भी बनी थी जिसमें उनकी सारी जीवनी को दिखाया गया था। फरहान अख्तर साहब ने उसमें भूमिका निभाई, और कुल मिलाकर के ये है कि अभी भी वो फिट एंड फाइन थे, लेकिन शायद ज़िंदगी की वो जंग वो हार गए जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी। उनकी पत्नी की मौत के बाद में काफ़ी टूट चुके थे और उनका चंडीगढ़ में इलाज चल रहा था, और आज उन्होंने अंतिम सांस ली और शाम को 4 बजे उनका दाह संस्कार कर दिया गया, उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। तो मिल्खा सिंह जी को हम भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि देते हैं कि सर जो आपने किया उस पर पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने हिंदुस्तान का एक अलग तरीके से परिचय करवाया, अपना परिचय फहराया दुनिया के हर मंच पर। तो जो फ्लाइंग जेट थे उनको हमारा सशक्त नमन और हमारी ओर से भी श्रद्धांजलि। दूसरी खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है। सर आपको हमारी ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाला फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं देश के लिए आपके नेतृत्व में शायद बेहतर हो सके। तो आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके जन्मदिन की हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। NSUI है या यूथ कांग्रेस है, उन्होंने आज उनका जन्मदिन जो है वो रक्तदान शिविर और विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर के आयोजित भी किया और सेलिब्रेट भी किया। तो आपको बहुत बहुत एक बार फिर से शुभकामनाएं अपने जन्मदिन की। चलिए अब बढ़ते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों की तरफ। राज्य में क्या कुछ घटित हुआ है, राज्य की ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं। अच्छा, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोग? तो मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें, क्योंकि बहुत कुछ है सर आज कहने के लिए आपके और हमारे पास में, और अच्छी खबरें हैं कुल मिलाकर के ये है। चलिए राज्य स्तर की जो बड़ी खबरें हैं उनकी बात करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र वो हैं सर जिन्होंने कोरोना की पैंडेमिक सिचुएशन में भी
कार्यकर्ताओं ने या सहयोगिनी के रूप में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये 4 घंटे 5 घंटे जो सर्विस करते थे ना, इस कोरोना जैसी महामारी में इन महिलाओं ने 24 घंटे अपनी ड्यूटी अदा की है। लेकिन इनके सामने भी कई मुसीबतें हैं, इनका अपना एक दर्द है। बहुत लंबे समय से ये संघर्ष कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं। एक तो स्थायी किया जाए, दूसरा जो तनख्वाह इनको मिलती है ना साहब, उसके मुकाबले इनसे काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। ये बिल्कुल सही और ज़मीनी सच्चाई है। इसके अलावा कई चीज़ें हैं जो आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई हैं और उस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो संभाल रखा है मंत्री ममता भूपेश ने, जो खुद एक महिला हैं, और उनको इनका दर्द समझना चाहिए। जिन विषम परिस्थितियों में ये महिलाएं काम कर रही हैं ना सर, वो सलामी के लायक है। अब की अगर बात की जाए तो 2-3 ऐसे इशू हैं जो इनके लिए मुसीबत बने हुए हैं, टेंशन बने हुए हैं। एक तो देखिए, जो पोषाहार है उसमें चावल है या चने की दाल है, उसकी क्वालिटी को लेकर के लगातार शिकायतें आ रही हैं। हालांकि अब उसका जो वितरण है वो बंद कर दिया गया है। इसके अलावा एनटीटी आपको याद होगा अच्छी तरीके से, और एनटीटी में भर्ती की गई है नए अभ्यर्थियों की, जो आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का काम करेंगे। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत लर्निंग इज़ इम्पोर्टेंट, टीचिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर चाइल्डहुड। बचपन के लिए सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलौनों की दरकार है, और खिलौने हैं या बच्चों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आंगनबाड़ी केंद्रों में ये चीज़ें नहीं पहुंचेंगी तो बच्चों का मोह भंग हो जाएगा। पेरेंट्स अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं पहुंचेंगे और फिर एनटीटी के जो आपने भर्ती किए हैं उनका कोई महत्व रहेगा नहीं सर। ये आंगनबाड़ी केंद्रों का दर्द है। पोषाहार को लेकर के भी उनका दर्द है कि साहब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पोषाहार भेजा नहीं जाता, तो फिर अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। लोग उन पे आकर के दादागिरी करते हैं या एलिगेशन लगाते हैं कि साहब वहाँ से तो पूरा आता है, लेकिन उसके बावजूद आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं, सहयोगिनी हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। जबकि ज़मीनी सच्चाई ये है कि पिछले 1-1.5 साल से पर्याप्त मात्रा में जो पोषाहार आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। दूसरी बात, उसकी क्वालिटी बहुत गिरी हुई है। लोगों ने हमारे पास भी, जैसे अभी चने की दाल है, उसके नमूने भेजे हैं, उसकी फ़ोटो भेजी है कि सर इस तरह की दाल का वितरण किया जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों पर। आंगनबाड़ी वाले जो स्टाफ हैं वो क्या करें, उनके पास जैसी चीज़ आ रही है वो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से माल भेजा नहीं जा रहा है। राजस्थान सरकार से मेरा निवेदन है कि प्लीज़, अगर हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं किसी चीज़ पर और उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे कि आखिर धरातल पर हो क्या रहा है, तो फिर ये सारा पैसा जो है ना वो बर्बाद है। ये सारी जो सुविधाएं हैं ये बर्बाद हैं। तो ये आंगनबाड़ियों का एक दर्द है, एक मुद्दा है जिस पर राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए और इनको रियायत सुविधाएं देनी चाहिए। और बजट में जो आपने घोषणा की थी उन घोषणाओं को क्रियान्वित करने का ये समय है। राज्य स्तर की बड़ी खबर, कल मुख्यमंत्री गहलोत जो है वो सभी राजनीतिक दलों, धर्मगुरुओं से खुली चर्चा करेंगे बीसी के माध्यम से। कारण क्या है, सबसे बड़ा टारगेट तो है वैक्सीनेशन, क्योंकि अभी भी समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है सर कि जो बुजुर्ग लोग हैं 45+ वाले, वो वैक्सीन को लेकर के पता नहीं क्या अलग अलग भ्रांतियां रखते हैं और वो कोऑपरेट नहीं कर रहे प्रशासन के साथ में। उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं कि आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख यानी वीकेंड कर्फ्यू अब 1 दिन का रह गया। ये आपको अच्छी तरह पता है और हमने भी कल ये बता दिया था कि पहले जो शुक्रवार शाम 5 बजे से और मंगलवार सुबह 5 बजे तक रहता था, उसे अब अनलॉक 3 के मुताबिक वीकेंड कर्फ्यू जो है वो केवल संडे का रह गया, अगर देखा जाए तो। चलिए, थोड़ी सी लाइट में व्यवधान हुआ है और वो तो होना ही था।
तो कुल मिलाकर के ये है, अब शनिवार शाम 5 बजे से लेकर के और सोमवार सुबह 5 बजे तक ही वीकेंड कर्फ्यू रहा करेगा। तो ये एक चीज़ हुई है। दूसरी बात, अगली गाइडलाइन क्या होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें रियायत देना बहुत ज़रूरी हो गया सर। अब उनमें भी राहत दी जाएगी। क्या दुकानों का समय बढ़ेगा, मार्केट का समय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो इसको लेकर के भी सीएम गहलोत जो है वो चर्चा करेंगे और उसके बाद में फैसला लेंगे। 21 जून को या 22 जून को नई गाइडलाइन आ सकती है कि दुकानों का समय कितना बढ़ाया गया है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मार्केट में या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जिनमें राहत दी गई है। तो कल इसको लेकर के खुली चर्चा करेंगे सीएम गहलोत। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज लिखा है पत्र सीएम गहलोत को। कारण क्या है? कारण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया कि 21 जून से पूरे हिंदुस्तान में जो वैक्सीन है वो मिलेगी मुफ्त, निःशुल्क, यानी उसका पूरा खर्चा जो है वो केंद्र सरकार उठाएगी। पिछले कई टाइम से जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो ये मुद्दा उठाती आ रही हैं। स्पेशली राज्य सरकार जो राजस्थान की है वो ये मुद्दा उठाती आ रही है कि साहब वैक्सीनेशन में जो वैक्सीन है वो फ्री की जाए। तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा कर दी कि साहब 21 जून से जो है वो वैक्सीनेशन जो है फ्री हो जाएगा। फ्री का मतलब है उसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। लेकिन उससे पहले ही सीएम गहलोत ने विधायक कोष से जितने भी विधायक और सांसद हैं उनसे पैसा ले लिया 18+ की वैक्सीन को लेकर के। आज नेता प्रतिपक्ष जो हैं, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उन्होंने सीएम गहलोत को पत्र लिखा है कि विधायक कोष से जो वैक्सीन के नाम पर आपने 600 करोड़ रुपए जमा किए हैं, अब उनका क्या उपयोग होगा इसका लेखा जोखा दें, इसको क्लियर करें कि साहब जो 600 करोड़ रुपए आपने लिए हैं विधायक कोष से उसका क्या उपयोग होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ये भी कहा है कि शायद इस पैसे का अगर कहीं दूसरी जगह उपयोग किया जाए विकास के किसी काम में तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये मुद्दा हम भी उठा रहे थे कि अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीनेशन फ्री कर दिया है तो अब उन पैसों का क्या होगा जो विधायकों ने अपने अपने कोष से दिए थे। तो इसको लेकर के आज लेटर लिखा गया है। वैक्सीन की रफ्तार अब तेज़ी से बढ़ रही है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि शुरू में देखिए समस्याएं हुई थी, राज्यों ने भी लेटर लिखा था, राज्यों ने भी ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि साहब केंद्र सरकार द्वारा जो है वैक्सीन या डोज जो है वो सही मात्रा में रिक्वायरमेंट के हिसाब से या डिमांड के हिसाब से नहीं भेजी जा रही है। लेकिन अब उसमें रफ्तार आई है, उसमें तेज़ी आई है। और शुरू में जब कोई चीज़ करते हैं तो देखिए थोड़ी सी गड़बड़ होती है। अब आज की अगर कंडीशन देखी जाए, जैसे मैं अगर कल का आपको उदाहरण दूं, अब अभियान के रूप में वैक्सीनेशन शुरू होगा पूरे राजस्थान में। कल गंगापुर सिटी में भी सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक हर कैटेगरी को टीकाकरण किया जाएगा अलग अलग सेंटरों पर। मैं एडीएम साहब को फ़ोन मिलाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उनका जो फ़ोन है वो एंगेज आ रहा था। लेकिन किस तरह लगेगी, क्या इसका शेड्यूल रहेगा, वो आप हमारे पेज पर जाकर के देख सकते हैं। सीएमएचओ तेजराम जी से और एडीएम साहब की जो वाइट है वो हमारे पेज पर आपको मिल जाएगी कि आप कल किस तरीके से अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि 18 जून तक यानी कल तक राजस्थान में, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है सर ये, कल 18 जून तक राजस्थान में 2,04,68,000 से अधिक वैक्सीनेशन की जो डोज हैं या वैक्सीनेशन हो चुका है। 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन राजस्थान सरकार ने करवा दिया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसमें 1,69,00,000 पहली डोज जिनको फर्स्ट डोज लगी थी। इसके अलावा 35,12,000 दूसरी डोज लोगों को लग चुकी है। वैक्सीन के अलावा और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपने आप को सुरक्षित करने का। तो बिल्कुल वैक्सीन में जिस तरह युवाओं ने उत्साह दिखाया ना सर, वो काबिल तारीफ़ है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, लगातार अब केंद्र से जो सप्लाई है वो भी जारी है और अच्छी तादाद में भेजी जा रही है राज्य को वैक्सीन। आज की अगर मैं बात करूं तो 8,28,890 डोज की नई खेप राजस्थान में आज ही आई है। 8 लाख से ज़्यादा डोज
तो अच्छी बात है, अगर तेज़ी से वैक्सीनेशन होगा तो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे। ये राज्य स्तर की बड़ी खबरें हैं। राज्य स्तर की अगली बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज सीएम आवास के बाहर दिया धरना। वजह क्या थी? अनाथ बच्चों को साथ में लेकर के और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने धरना दिया और मुद्दा जो था वो बड़ा वाजिब था। जो अनाथ बच्चे हैं, जो पालनहार योजना चल रही है, उसका लाभ इन बच्चों को दिया जाना चाहिए और जो बच्चे अनाथ हैं उनके लिए भी राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 की एक राहत पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए। इसको लेकर के काफ़ी हंगामा किया डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का साफ साफ कहना था कि बिल्कुल मैं अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाऊंगा और जो योजनाएं चल रही हैं आखिर उनका लाभ बच्चों को या अनाथों को क्यों नहीं मिल पा रहा, राज्य सरकार उस पर गौर क्यों नहीं कर पा रही है, इसको लेकर के काफ़ी भड़के। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ी कि सीएमआर में यही पता नहीं चला कि वो कब धरना दे रहे हैं और कब उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली, जबकि ऐसा पहले भी हो चुका है। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ये एक बड़ा मुद्दा जो है वो राजस्थान सरकार के सामने उठाया है। पालनहार योजना है और अनाथ बच्चे जो हैं उनको कोविड-19 के तहत एक राहत पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए। राज्य की अगली खबर और बड़ी अच्छी खबर है, सुखद खबर है। राज्य में मानसून ने दे दी दस्तक, जबकि ये बताया जा रहा था कि शायद लेट आएगा, लेकिन 5 से 7 दिन पहले ही मानसून राजस्थान में प्रवेश कर गया डूंगरपुर से। अच्छी बात है, रिमझिम जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है। गर्मी बेइंतहा है ये मान सकते हैं, लेकिन मानसून की या प्री मानसून की इन फुहारों ने कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत तो दी है। लेकिन ये जो बारिश है ना साहब और ये जो मानसून है ये बहुत सारी मुसीबतें भी लेकर के इस बार आएगा। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं वो लेकर के आएगा। कैसे आएगा अब मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा जब हम गंगापुर सिटी की खबरों पर गौर करेंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि मानसून ने दस्तक दे दी है और मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 1 हफ्ते में ये जयपुर तक पहुंच जाएगा और उसके बाद में धीरे धीरे जितने भी संभाग हैं उनमें मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। किसान जो है वो अपनी खेतीबाड़ी के काम में जुट चुका है। ये है राज्य स्तर की बड़ी खबरें। अब बात करते हैं संभाग की खबरें। भरतपुर संभाग से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, भरतपुर की बात करते हैं। भरतपुर जिले से क्या कुछ खबरें हैं, तो यूपी पुलिस ने आज कई मामलों में वांछित एक अपराधी को पथेना निवासी विनोद को सिकंदरा से गिरफ्तार किया। यूपी सरकार ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, जबकि राजस्थान में इस पर 10,000 रुपये का इनाम था और इसकी तलाश चल रही थी। कई थानों में वांछित था अपहरण और लूट के मामलों में, और यूपी पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए इसको दबोच लिया। और भरतपुर व यूपी की जो पुलिस है उनकी संयुक्त कार्रवाई थी। तो ये एक मामला आया है क्राइम के से रिलेटेड। दूसरा मामला ये आया है कि एक और मामले में लखनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैर थाने के हिस्ट्री सीटर रूप किशोर उर्फ रूपी निवासी बांसी को भी गिरफ्तार किया है। इस पर 2000 का इनाम था और 1.5 दर्जन से अधिक इस पर मामले दर्ज थे। आरोपी से लखनपुर थाने के गांव अस्तल में 2 घरों में डकैती भी डाली थी और आरोपी के पास से 12 बोर का एक पौना भी मिला है। तो पुलिस ने क्राइम के खिलाफ भी कार्रवाई की है भरतपुर पुलिस ने। लेकिन सर, क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरे राजस्थान की बात की जाए या प्रदेश भर की बात की जाए तो जितने भी मामले हैं क्राइम के वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और मेरा वही प्रश्न अब भी है कि क्या पॉलिटिकल जो ताकत है वो ब्यूरोक्रेट्स पर हावी है? क्या अधिकारियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है या फिर गड़बड़ है कहाँ? चाहे पुलिस महकमा हो या और कोई महकमा हो, अधिकारी काम तो करना चाहते हैं और ये तो वही अधिकारी हैं साहब जो पहले की सरकार में भी थे। लेकिन अब उतनी स्वतंत्रता से या उतनी आज़ादी से अगर ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं? बढ़ता हुआ जो अपराध है उसके पीछे वजूहात क्या हैं?
ये राजस्थान सरकार को सोचना पड़ेगा। बीजेपी भी लगातार ज्ञापन दे रही है और इस मांग को उठाया है कि राजस्थान प्रदेश में अपराधों का जो ग्राफ है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अगली खबर, नदबई के रेलवे फाटक के समीप से आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूचना मिली पुलिस को और पुलिस ने दबिश दी और दबिश देने के बाद में जब जानकारी हासिल की तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 2 अवैध देसी कट्टे और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके साथ ही उनके पास से हथखड़ शराब भी बरामद हुई है। अवैध रूप से जो बनाई जाती है वो शराब भी उनके पास से मिली है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबरें थी भरतपुर से। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। लेकिन आप लोग शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे? लाइट नहीं आ रही मुझे मालूम है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ अपने ग्रुप्स में अपने यार दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जी न्यूज़ पोर्टल की खबरों को ज़रूर पहुंचाया करें। पता नहीं कौन कहाँ रहता है सर, और उस तक अगर हमारे क्षेत्र की खबरें पहुंचती हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें। चलिए अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ खबरें हैं। तो सरमथुरा में शराब के गोदाम में आग लगने का एक मामला सामने आया है और थाना प्रभारी अनिल गौतम की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा हो सकता था मगर वो टल गया और उसके बाद में राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि जो ठेकेदार है वो अब इसका आकलन कर रहे हैं कि साहब कितना नुकसान हुआ है, और प्रथम दृष्टि में ये शॉर्ट सर्किट का मामला ही माना जा रहा है कि साहब शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है। सैंपऊ थाना इलाके के पार्वती पुल पर देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई और दूसरा जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। 100 जो एम्बुलेंस जो है वो वहाँ पहुँची है और घायलों को दोनों को अस्पताल लेकर के आई, जहाँ एक को मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने और दूसरे का इलाज अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि जो मृतक है वो मानपुर का रहने वाला घनश्याम है और पोस्टमार्टम करवा करके पुलिस ने जो शव है वो परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। ये दोनों धौलपुर जा रहे थे बाइक से और रात को किसी अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी। अज्ञात वाहन की पुलिस तलाश कर रही है और जो दूसरा घायल है उसका नाम है बंटी। चलिए धौलपुर से अगली खबर। जिले की कोलारी थाना पुलिस ने आज 5000 के इनामी बजरी माफिया को गिरफ्तार किया है। ये 3 साल से फरार था और ना सिर्फ बजरी माफिया बल्कि कई अपराधों में ये लिप्त था और इसकी तलाश थी। आरोपी महेश गुजर निवासी खड़गपुर 3 साल से कई मुकदमों में फरार चल रहा था और 2018 में थाने के अंदर हमला करके बजरी की ट्रॉलियों को ले जाने में ये कामयाब रहा था और तब से ही पुलिस को इसकी तलाश थी। आज पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। अब चलते हैं करौली की तरफ। तो उम्मीद ये कर रहा हूँ आप शेयर कर रहे होंगे खबरों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे होंगे। चलिए करौली की खबरों की अब बात करते हैं। तो राहुल गांधी जो है उनके जन्मदिन पर आज जिला चिकित्सालय में फल वितरण का कार्यक्रम किया गया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा और यूथ कांग्रेस के द्वारा। अगली खबर, पुलिस की कार्रवाई। सूरत पुलिस की कार्रवाई, हिंडौन और सूरत पुलिस दोनों ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध हथियारों के साथ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 2 देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। आरोपी जितेंद्र व शाकिर ने इससे पुलिस अब पूछताछ कर रही है कि इनके तार किन से जुड़े हुए हैं और किस तरह की ये घटनाओं को अंजाम देने वाले थे और क्या अब से पहले ये इन चीज़ों में लिप्त थे, इन अपराधों में लिप्त थे। तो ये हिंडौन से करौली से बड़ी खबरें थी। करौली में कोरोना का जो मामला है ना वो तो लगभग शून्य है सर। हम लगातार आपको अपडेट देते आ रहे हैं, कोई नए केस आ नहीं रहे हैं और जो एडमिट थे वो भी अब रिकवर होकर के अपने घर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। तो ये अच्छी बात है क्योंकि कोरोना का तो अब ये दी एंड चल रहा है, क्लाइमैक्स। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ, यानी हमारे ज़िले से है क्या कुछ बड़ी खबरें। तो गुडला गांव में आज वन्यजीव के हमले में 2 महिलाओं की मौत हो गई और ये लाइव भी दिखाया था हमारे वहाँ के जो संवाददाता है नरेंद्र जी, उन्होंने। बात करें सर, अभी बात नहीं हो पाएगी है ना? हाँ चलिए कोई बात नहीं।
हाँ, लेकिन हमारे पास वहाँ से जो इनपुट आई है वो ये है कि साहब एक तो मुआवजे की घोषणा कर दी गई है, और दूसरी बात प्रथम दृष्टि में ये माना जा रहा है कि शायद किसी पैंथर ने उन पर हमला किया है। बकरी चराने गई थी वो दोनों महिलाएं, और उन पर हमला किया पैंथर ने, और दोनों महिलाओं की घटनास्थल पर मौत हो गई। गुडला का ये मामला है। मृतका जो हैं राजंती बैरवा और शांति बैरवा, जिनकी घटना पर मौत हो गई घटनास्थल पर, और पुलिस मौके पर पहुंची। उसका लाइव भी हमारे संवाददाता ने वहाँ से दिखाया था। और बकरी की भी मौत हुई है, हाँ बिल्कुल, नहीं हमला बकरियों पर ही किया गया होगा, लेकिन ठीक है, उन बकरियों को बचाने के चक्कर में शायद ये महिलाएं उसकी जद में आ गई। और फॉरेस्ट विभाग जो है, वन विभाग, वो जल्दी से जल्दी इसकी तलाश भी करेगा कि आखिर ये कौन सा जंगली जीव है जो इस तरह के हमले कर रहा है, क्योंकि लोगों में भी अब वहाँ आसपास जो है ना वो दहशत का माहौल बना हुआ है। चलिए अगली खबर, जिले में मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 48 घंटों में धूल भरी आंधियाँ भी चल सकती हैं और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो क्योंकि अब मानसून की दस्तक तो है ना साहब, तो आएगा मानसून तो, और उसी की वजह से अब आपको भी तैयारियां रखनी है। और जिला प्रशासन जो है वो भी अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन जी जो हैं वो लगातार मौसम विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनसे लगातार बैठक कर रहे हैं, और उनको पहले ही ये चेता दिया गया है कि आप सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो पहले ही तैयार रखें, क्योंकि हमारे यहाँ चंबल है, बनास है, बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं सर जो कई बार उफान पर आ जाती हैं और बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। तो मौसम विभाग को और जो प्रशासन है उसको पहले से ही अलर्ट रहना पड़ेगा। तो ये है। और एक और खबर, आवारा सांड के हमले में एक बुजुर्ग के घायल होने की खबर हमारे पास आई थी। वार्ड नंबर 2 के रहने वाले बुजुर्ग के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, और लोगों में इसको लेकर के आक्रोश है कि नगर परिषद का गठन होने के बावजूद भी आवारा पशुओं का अभी तक कोई इलाज या निस्तारण नहीं किया जा रहा है। आए दिन ये लोगों को चोटिल भी कर रहे हैं और इनसे एक खतरा हमेशा बना रहता है। सवाईमाधोपुर के कुशालीपुरा दर्रा क्षेत्र के राजेश गौतम नामक युवक का आज शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये मजदूरी का काम करता था और परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है कि साहब इसका मर्डर किया गया है। पुलिस इसकी पूरे मामले की जांच कर रही है। ये सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय से बड़ी खबरें थी। लाइट अगर होती तो मैं आपकी एडीएम साहब से भी बात करवाता कि कल का क्या शेड्यूल रहेगा, और इसके अलावा हमारे जो संवाददाता हैं नरेंद्र जी, उनसे भी हम आपकी बातचीत करवाते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब बिजली विभाग का तो क्या कहना साहब, और मेरे ख्याल से अब आप मेरे अगर चारों तरफ नज़र दौड़ाएं ना, नेहरू गार्डन के आसपास बिल्कुल अंधेरा है सर, और बत्ती गुल है। और ये तो करना ही है, इनको रोज़ ही तो कर रहे हैं। गंगापुर के लोगों को तो आदत पड़ गई अब, है ना। बिजली आती कब है ये इम्पोर्टेंट है, जाती कब है ये तो सामान्य हो गया। अब कभी भी जा सकती है, कितनी भी देर जा सकती है, बस आना कब है वो ज़्यादा मायने रखता है कि सर जल्दी से जल्दी आ जाए बस। अब बात करते हैं हम हमारे शहर की। गंगापुर शहर में क्या कुछ घटित हुआ है। कल कोरोना वैक्सीन को लेकर के अभियान चलेगा सर। मैं आपको बता दूं 18+ और 45+ दोनों के लिए वैक्सीनेशन की अच्छी सुविधा की गई है, और अब सरकार ने इसको एक बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया है कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों का वैक्सीनेशन करवाया जाए। और जितने सेंटर हैं, नए सेंटर भी बनाए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन चल रहा है। मगर लोगों से मेरी अपील है सर, पूरी जानकारी लेने के बाद में आप जाएं, अपना आधार कार्ड है या मोबाइल नंबर है वो आप लेकर के वहाँ ज़रूर जाएं, और उसके बाद में आपकी जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद आप अपने आप सुरक्षित रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो कोरोना का राक्षस है ना, इससे लड़ने की ताकत भी आपको ज़रूर मिलेगी। तो कल बड़ा अभियान है, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और सबसे बड़ी बात यह है, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक चलेगा ये अभियान। आज एडीएम नवरत्न कोहली जी ने और जो सीएमएचओ हैं तेजराम जी, उन्होंने एसडीएम ऑफिस में बैठ करके, एडीएम ऑफिस में बैठ करके मीटिंग ली और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। लिस्ट भी जारी कर दी गई है फ़ोन नंबरों के साथ, कौन से सेंटर पर कितने कर्मचारी रहेंगे, क्या उनके नाम हैं और क्या उनके नंबर हैं। हम पेज पर डाल देंगे सर, है ना, जो लिस्ट हमारे पास में आई है। बिल्कुल आप पेज पर जा करके और वो सारी जानकारी ले सकते हैं। LNT और अमृत योजना,
क्या कहना साहब, दोनों ही बेशर्म हैं। मैं तो खुल के कहूँगा साहब, मानसून आने वाला है, सड़कें धंस रही हैं, पेच वर्क हो नहीं रहा, जो पेच वर्क हो रहा है वो भी आपको दिखाया था हमने लाइव, है ना, कैसा पेच वर्क हो रहा है, पेच वर्क है वो। अच्छा, मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब ये होता है कि प्रशासन लगातार इनको चेतावनी देता रहा है, प्रशासन कई बार इनको वार्निंग दे चुका है, विधायक महोदय कई बार वार्निंग दे चुके हैं, फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते इन पर? बेवकूफ़ समझते हो आप लोगों को? खबरें चल गई, अरे साहब आज एसडीएम साहब ने, एडीएम साहब ने, विधायक महोदय ने चेतावनी दे दी, ये कर देंगे वो कर देंगे। हुआ कुछ नहीं है। ये लोग अभी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। ना पेचवर्क ढंग से हो रहा है, ना किसी सिस्टम के साथ नल के कनेक्शन हो रहे हैं, ना सीवरेज वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब कौन सा काम कितने दिन में हम पूरा कर लेंगे। कोई डेडलाइन नहीं है सर, कोई डेडलाइन नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं मैं, कितने ही गाल बजा लो आप, कितने ही बड़े बड़े दावे कर लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा खींच करके 15 दिन बाद में जब ये मानसून आएगा तब ये लोग हाथ खड़ा कर देंगे और ये कह देंगे साहब अब तो मानसून शुरू हो गया, अब हम काम नहीं कर पाएंगे। और ये शहर जो है ना, ये मौत का शहर बन जाएगा, हादसों का शहर बन जाएगा। आप कुछ भी तो नहीं कर पा रहे, ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, काम कंप्लीट हो नहीं रहा, जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, लेकिन परिणाम कुछ भी सामने नहीं आया सर। लोग बहुत दुखी हैं और बहुत परेशान हैं। लखेरा गली से आज मेरे पास में फ़ोटो आए थे कि साहब सुबह से जो ट्रॉली है ना वो धसी पड़ी है उस गड्ढे में। आखिर में शाम को फिर मेरे पास जब फ़ोटो आए, मैंने सभापति महोदय को भेजा और उसके बाद में ये रिजल्ट निकला साहब कि वो ट्रॉली हटी है। पानी का लीकेज अभी तक नहीं रुक पाया इन लोगों से। मतलब 1% भी इस मामले को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई प्रोग्रेस हमको नज़र आ ही नहीं रही है धरातल पर, चाहे सीवरेज की बात कर लें या अमृत योजना की बात कर लें। आज ये लाइन तोड़ दी, आज वो लाइन तोड़ दी। मैं ये कह रहा हूँ आपने लोगों की उम्मीदें तोड़ दी। इससे अच्छा तो हम पहले ही बहुत बढ़िया थे, कम से कम ये शहर खूबसूरत तो था। कहाँ से सड़कें धसेंगी आप अनुमान नहीं लगा सकते हो सर। इस शहर में ये कंडीशन है आज की तारीख में, ना तो कोई मॉनिटरिंग करने वाला, सिर्फ चेतावनियां दे दी आप काम करो, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। आपकी चेतावनियों का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस कंपनी पर, चाहे आप कुछ भी कर लो। और मुसीबत का सामना लोगों को करना पड़ेगा, आम आदमी को करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि मानसून शुरू होने वाला है। अतिक्रमण लगातार उठा रहा हूँ मैं ये मुद्दा, और उठाऊँगा, बिल्कुल उठाऊँगा। चाहे कितने भी दर्शक ये कमेंट कर लें साहब ये गरीब आदमी है, साहब इनका ये हो गया। सर आपकी गरीबी की वजह से लोगों को सड़क पर चलने का अधिकार आप छीन नहीं सकते किसी से। बिल्कुल सही बात है ये। कल मैंने मुख्य बाजार का आपको दिखाया, आज मैंने उदय मोड़ का आपको दिखाया। अतिक्रमण सिर्फ इस शहर की नहीं, इस देश की बहुत बड़ी बीमारी बनने वाला है। कितने अफसोस की बात है कि अगर कोई व्यक्ति महीने 2 महीने 1 साल 2 साल से अगर किसी जगह पर काम कर रहा है, कब्जा कर रखा है उसने, आप हटा नहीं सकते उसको। इतना टेढ़ा काम हो जाता है प्रशासन के लिए। सभापति महोदय चाहे कितने बड़े बड़े दावे कर लें, मैंने ये प्लानिंग बना दी, मैंने वो प्लानिंग बना दी, मैंने ये कर दिया। सभापति महोदय धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इस शहर में रोडों पर कब्जा करके बैठे हैं ठेले वाले। अब तो जामुन वहीं बिकेंगे, अब तो आम वहीं बिकेंगे, लोगों से लड़ने को लिए तैयार हो जाते हैं। आपने वादा किया था कि साहब ऑटो टेम्पो हैं, इनको भी यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाएगा। कुछ नहीं कर पाए आप, कुछ नहीं कर पाए। आपने केवल बोर्ड टांग दिए, ऑटो टेम्पो स्टैंड है, 1 नंबर 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर। हुआ क्या? इनकी एसोसिएशन बन गई, इनके चुनाव हो गए, इनका अध्यक्ष बन गया, लेकिन आज तक यातायात व्यवस्था आप नहीं सुधार पाए। यही कंडीशन इस पेच वर्क की है, यही कंडीशन अमृत योजना वालों की है, यही कंडीशन सीवरेज वालों की है। इतने सारे ठेले वाले हो गए सर इस गंगापुर में, आप कल्पना नहीं कर सकते। और सड़कों पर कब्जा है उनका। कुछ तो व्यापारी और दुकानदार ही इतने नीच और गिरे हुए हैं सर, जिन्होंने पैसा लेकर के महीने का किराया ले रहे हैं और अपनी ही दुकान के सामने उन ठेलों को लगवा रहे हैं।
आज जब हमने लाइव चलाया था ना, बहुत सारे ठेले वाले वहाँ से गायब हो गए, तिरपाल वगैरह सब खोल लिया उन्होंने। ठीक है भाई साहब मैं जा रहा हूँ, मेरी उनसे दुश्मनी नहीं है सर। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वो गरीब आदमी है, उनको कमाने का हक है, मगर ये ध्यान रखिए सर कि आपके कमाने के चक्कर में आप लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। लोग सड़कों पर चलने का टैक्स देते हैं, वाहन सड़कों पर चलने का टैक्स देते हैं, और आप उन सड़कों पर कब्जा करके बैठे हैं। आपकी वजह से भीड़ है वहाँ पर, आपकी वजह से वहाँ दुर्घटनाओं का अंदेशा है। आपको कौन सा अधिकार है? कहाँ बसाते हैं, कहाँ इनके लिए दुकान देते हैं, कहाँ इनके लिए जगह देते हैं, ये नगर परिषद का प्रशासन का इशू है, हमारा नहीं है, आम आदमी का नहीं है। किसी ने अधिकार नहीं दिया आपको कि आप सड़कों पर कब्जा करके बैठ जाएं। किसी ने अधिकार नहीं दिया आपको कि आप सड़कों तक बक्से और पेटियां लगा करके बैठ जाएं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आपने अपने ही शहर को बदसूरत कर रखा है। आने वाले समय में आपके लिए इनको हटाना है ना, बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा प्रशासन के लिए। नहीं हटेंगे। किराएदार दुकानें खाली नहीं करते साहब, तो आप इनसे उम्मीद करते हो? और हमारे ही कुछ ऐसे छुटभैया नेता हैं ना, वो खड़े हो जाएंगे फिर इनके लिए। अरे साहब गरीब आदमी है, इनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो अपने घरों के आगे लगवा लो इनके ठेले, लगवाओ ना। कितने दिन बर्दाश्त करोगे आप इन लोगों को? ये गलत बात है, और इस परंपरा को जल्द से जल्द प्रशासन को ख़त्म करना पड़ेगा। अतिक्रमण बहुत बड़ी महामारी इस शहर में बनता जा रहा है, और ना सिर्फ शहर में, पूरे देश में ये बहुत बड़ी विभीषिका बनता जा रहा है। चलिए अगली खबर बताता हूँ। मानसून शुरू है और अब गड्ढे जो हैं वो लोगों के लिए मुसीबत बनेंगे। सर एक बार ट्राई कर लेना अगर एडीएम साहब का फ़ोन मिल जाता है तो। पर वैसे लेट हो गया अपन, है ना? हाँ चलिए, अब ठीक करनी है उचित। तो सड़कें धंस रही हैं जगह जगह, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी निकल जाओ आप। जितना पेशेवर कराना है उसका कोई सेंस नहीं है, वो तो सड़कें वापस बैठ गई। कचेरी रोड का हाल देख लो सर आप, इतना बुरा और बदसूरत हो गया कि मत पूछो आप। कनेक्शन कर रहे हैं, दड़ादड़ कनेक्शन कर रहे हैं और गड्ढे छोड़ते जा रहे हैं। लोगों को खड़ा होना पड़ेगा आप, ये बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ मैं, और इन फ्रंट ऑफ कैमरा कह रहा हूँ मैं सर। लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप पेच वर्क करते हो, इस रास्ते को पूरी तरह ठीक करते हो, तो आप कनेक्शन करो, आप यहाँ लाइन डालो, नहीं तो मैं नहीं डालने दूंगा आपको। और ये सही बात है ना, तुमने अवैध कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई करी, ना तुमने पेच वर्क सही करा, कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। आप तो कनेक्शन भी ढंग से नहीं जोड़ रहे, सही बता रहा हूं मैं आपको, आप कनेक्शन भी ढंग से नहीं जोड़ रहे। मैं जिस वार्ड में रहता हूं, 3 बार आप वहाँ लीकेज सुधारने को ठीक करने पहुंच गए सर, लेकिन वो लीकेज अभी तक ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। नलों में गंदा पानी आ रहा है, जाके देखा कभी? मानते हैं बहुत बड़ी योजना है, मानते हैं खामियां रहेंगी, मानते हैं टाइम लगेगा। कितना लगेगा, कितना लगेगा? सिस्टम कहाँ है तुम्हारा? इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है तुम्हारा? मैकेनिज्म कहाँ है तुम्हारा? लेबर कहाँ है तुम्हारे? जब कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास में, तो आपने क्या सोच करके ये काम शुरू करा था? मारना है इन लोगों को, इनकी जान के साथ खिलवाड़ करना है आपको। ये कंडीशन चल रही है इस समय पूरे शहर में। और जो छोटे मोटे अपराध हैं वो तो अब रुक ही नहीं रहे। आज शाम को 3:30-4 बजे मेरे पास में एक फ़ोन आया कि 2 महिलाएं थी जो बाज़ार से अपने घर जा रही थी सैनिक नगर। उदय मोड़ से उनके साथ में टेम्पो में 2 महिलाएं और बैठी, और जब वो सैनिक नगर पर 2 महिलाएं उतर गईं, और वो 2 महिलाएं जो बैठी रहीं, उन्होंने साहब पर्स और मोबाइल पर कर लिया हाथ साफ। घर जा कर के पता चला, फिर उसके बाद में जाकर के उदय मोड़ थाने में उन्होंने FIR दर्ज करवाई। आम बात हो गई सर, मोटरसाइकिल चोरी होना, लूट होना। कल पदम जी ने दिखाया था ना आपको कि वो शायद हिंगोटा के रहने वाले थे, 30,000 रुपये उनकी जेब से पार हो गए, और वो देखता रहेगा, कुछ नहीं हुआ। गुस्सा इतना आता है सर। नगर परिषद तो कोशिश कर रही है कि सब CCTV कैमरे सही हो जाएं। क्या व्यापारी कोशिश कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या विधायक महोदय कोशिश कर रहे हैं? नहीं कर रहे। बिल्कुल मैं साफ कह रहा हूं इस बात को। अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा, जबकि हम चाहें
तो अपराधों पर अंकुश लगा सकते हैं। पिछले 1 महीने से मैं लगातार ये सलाह देता आ रहा हूँ साहब कि कोरोना वैक्सीन का प्रचार तो आप माइक के थ्रू कर रहे हैं, मगर इस शहर की व्यवस्थाओं को सुधारने में भी अगर इसका उपयोग किया जाए तो ये अच्छी पहल हो सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रशासन तो काम करना चाहता है, पर हो सकता है सरकारें काम करने ही नहीं दे रही, क्योंकि सरकार तो फंसी हुई है ना सास बहू की लड़ाई में। गहलोत साहब दिल्ली जा रहे हैं, फिर पायलट साहब दिल्ली जा रहे हैं, मेरे कितने लोग मंत्री बनेंगे, मेरे कितने लोगों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। यही तो चल रहा है, यही चल रहा है 2 साल से। मैं तेरी टांग खींचूं, तू मेरी टांग खींच, और जनता भाड़ में जाए, जनता अपना काम बनता। यही सुनती आ रही है जनता तो बेचारी। आम आदमी आम ही रहा है साहब, ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह एक व्यक्ति ने और मुझे फ़ोन करा, और वो खबर में शायद हमने डाल भी दी पेज पर। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मदन मोहन शर्मा, और उनका एक पर्स गिर गया सर। हालांकि उन्होंने बहुत लेट हमको सूचना दी, लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति का या कोई पर्स आपको मिला हो सर, तो प्लीज़ इंसानियत के नाते उसे हम तक पहुंचाएं ज़रूर, ताकि हम संबंधित व्यक्ति तक उस पर्स को पहुंचा सकें। उनके बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स उसमें थे, इसके अलावा कुछ नगद राशि भी थी उसमें, कुछ कैश भी था। तो उन्होंने मुझे शाम को फ़ोन करा, तो हमने तुरंत उसको पेज पर डाला भी है। और उम्मीद ये करते हैं कि जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि खोए हुए बच्चे मिल गए हमारे माध्यम से, मोटरसाइकिलें मिल गई हमारे माध्यम से, तो उम्मीद यही करते हैं कि वो जो पर्स है वो भी संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा दिया जाए, ताकि उनको राहत मिले। और डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनको बनाना फिर दोबारा से बनवाना है ना, वो थोड़ा सा भाग दौड़ बड़ा काम होता है। तो कुल मिला करके ये है, जितने भी हमारे दर्शक हैं, कि सर अगर इस शहर की सूरत बदलनी है तो जागरूक आपको भी होना पड़ेगा। अपनी मांग जो है, अपनी समस्याएं जो है वो उठानी पड़ेंगी, वरना वही बात है कि सब कुछ फाइलों में चलता रहेगा, सब कुछ सिर्फ आश्वासन के नाम पर चलता रहेगा, होने वाला कुछ है नहीं, कुछ नहीं होने वाला सर। इतना बदसूरत इस शहर को हमने कभी नहीं देखा। लाइट वाले तान खूंटी के वो सो रहे हैं। आज तक किसी भी बिजली विभाग के अधिकारी ने आकर के ये वक्तव्य नहीं दिया कि इस वजह से हम लाइट की कटौती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं है उनके पास। क्राइम बढ़ रहा है, मगर उसके बावजूद भी पुलिस जितना हो सकता है उतना कार्रवाई कर रही है बड़े अपराधों में तो, लेकिन जो छुटपुट वारदातें हैं ना, वो नगण्य है। एक तरफ गहलोत साहब कहते हैं कि हमने FIR अनिवार्य कर दी, जबकि हमारे ही पास बहुत सारे फरियादियों के ये फ़ोन आते हैं कि साहब मेरे को चक्कर लगाते लगाते टाइम हो गया, मगर मेरी फरियाद नहीं सुनी जा रही और मेरी FIR दर्ज नहीं की जाती। बताइए आप। कुल मिलाकर के ये है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। बिजली के बिलों का जो मुद्दा है ना सर, वो लगातार गहराता जा रहा है। विभाग अपनी गलतियां नहीं मानेगा और ना माना है, और मुझे नहीं लगता कि कोई राहत मिलने वाली है। जिस राज्य में शराब माफियाओं को राहत मिलती है ना साहब, वहाँ आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी। बिजली का बिल तो तुम्हें भरना है। ये बदकिस्मती है हमारी, बदकिस्मती है हमारी। शराब के दामों पर तो 30 से 35 रुपए की छूट गवर्नमेंट ने दे दी, मगर बिजली के बिल जो है ना वो लगातार बढ़े हैं। कुछ दर्शक हमारे कहते हैं अजय जी आप कभी केंद्र सरकार के बारे में या पेट्रोल डीजल के बारे में बोलो। कई बार बोल चुका हूं सर, और बिल्कुल बहुत बेबाक तरीके से बोलता हूं मैं कि हाँ, अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें, कितनी बार मैंने बोला है, इससे तो सारी चीज़ें ही महंगी हो रही हैं। उम्मीद नहीं की थी किसी ने कि 76 रुपये 80 रुपये लीटर वाला जो पेट्रोल है वो 103 और 104 हो जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था। और अगर केंद्र सरकार ये सोचती है कि इस मामले को वो रफा दफा कर देंगे, हाथ खड़े कर देंगे कि साहब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये गलत बात है सर, ये गलत बात है। आम आदमी का दर्द केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, समझना पड़ेगा। कितने भी हताशा दाम बढ़ा दिए साहब आपने पेट्रोल और डीजल के। बार बार आम आदमी चिल्ला रहा, लेकिन उसके बावजूद आपके कान पे जू नहीं रेंग रही कि इस बारे में क्या किया जा सकता है, कैसे लोगों को राहत दी जा सकती है। मानते हैं राजस्थान सरकार ने सबसे ज़्यादा बैट लगा रखा है, मगर केंद्र सरकार की भी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
राज्य सरकार अगर कदम नहीं उठा रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार उसको बिल्कुल फ्री कर दे। क्यों नहीं करते आप शामिल इसको जीएसटी में? बार बार हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आकर के कहती है नहीं, ये जीएसटी में शामिल नहीं होगा। कृषि कानूनों पर आकर के जब आप बेबाक तरीके से कह सकते हैं कि हम बैठ करके बात करने को तैयार हैं, मगर कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तो पेट्रोल और डीजल पर आकर के अब वक्तव्य क्यों नहीं देते आप लोग? खाद्य पदार्थों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। सोचा था किसी ने सरसों का तेल 160-170 रुपये लीटर हो जाएगा? नहीं सोचा था साहब। तो केंद्र सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आम आदमी के दर्द को समझिए, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के ही इस समस्या का समाधान कर सकती है। आप ये कह करके नहीं बच सकते कि साहब हमने पेट्रोलियम पदार्थों को तो स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर दिया, अब इन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। तो क्या करें? बढ़ने दो। हर रोज लिमिट होती है सर, और जब आम आदमी सड़कों पर उतरेगा ना तो आपके 53 कांप जाएंगे। ये सही बात है। इतिहास उठा करके देख लेना कि जब जब जनता ने बगावत की है ना, फिर आपको अपने फैसले बदलने पड़े। तानाशाही शासन नहीं है सर, डिक्टेटरशिप नहीं है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। आम आदमी की आवाज़, आम जनता की आवाज़ सुननी पड़ेगी। तो ये मसले हैं, और एक मसला और है, और वो मसला ये है कि आपने धीरे धीरे सारी चीज़ों में रियायत दे दी, सारी चीज़ों में छूट दे दी। बहुत अच्छी बात है। स्थिति जो है वो धीरे धीरे करके सामान्य हो रही है, अच्छी बात है। 26 सितंबर को आपने कह दिया रीट की एग्ज़ाम हो रही है, बहुत शानदार बात है। कोचिंग होगा तो करो, कुछ बंद पड़ी है। अब आप वैकेंसी निकाल रहे हो, बच्चे स्टडी फिर से करना चाह रहे हैं, तो कोचिंग तो खोल दो साहब, कॉलेज तो खोल दो। स्कूलों में तो चलो मान लिया साहब कि साहब छोटे बच्चे हैं, अभी हम रिस्क नहीं ले सकते, हो सकता है तीसरी लहर आ जाए। कोचिंग और कॉलेज, इन पर तो कम से कम राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे तब तैयारी नहीं करेंगे, उनका वो रिदम आ ही नहीं पाएगा, तो कंपटीशन में क्या करेंगे। जल्द से जल्द कोचिंग जो है उनको भी शुरू किया जाए। हो सकता है 21 तारीख को या 22 तारीख को सरकार जो है, या गृह मंत्रालय जो है, गृह विभाग, वो नई गाइडलाइन जारी कर दे किन किन चीज़ों में छूट मिली है। हो सकता है दुकानें 9 बजे तक खुल जाएं, अच्छी बात है। अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आए, लोगों को सुकून मिले, राहत मिले। स्टूडेंटों से क्या दुश्मनी है? जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे क्या दुश्मनी है? पहले भी सबसे ज़्यादा गाज इन्हीं पे गिरी थी, और अब की बार भी सबसे ज़्यादा निशाना इनको बनाया जा रहा है। प्रोटोकॉल बना दो ना, आप एक गाइडलाइन बना दो, उसके हिसाब से स्टूडेंट कम से कम अपनी कोचिंग क्लास में ज्वाइन तो कर पाएंगे। तो ये भी एक बड़ा इशू है। इवेंट कंपनियां, शादी ब्याह, डीजे, घोड़ी, बैंड बाजा, बारात, सब फेल है सर 1.5-2 साल से। हकीकत बात है, सब बंद है, सब फेल है। इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा आपको। अब ठीक है, 30 जून का सबसे बड़ा साया है, हो सकता है आप थोड़ी सी रियायत दे दें या ना दें, मगर उसके बाद तो कम से कम सोचना पड़ेगा आपको। सोचने के विषय बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, मगर समाधान ज़्यादा नज़र नहीं आते, विकल्प ज़्यादा नज़र नहीं आते। आम आदमी का दर्द सिर्फ यही है कि कोई मेरी सुने तो सही। तो यही चीज़ें हैं। और जितने गंगापुर के लोग हैं या ज़िले के लोग हैं, जितने तमाम हमारे दर्शक हैं, उनसे भी मेरा यही कहना है सर, अगर आप जागरूक रहेंगे ना तो सब कुछ जागृत रहेगा। प्रशासन अपना काम कर रहा है, मगर क्या आप लोग अपना काम कर रहे हैं? उन्हें तो तनख्वाह मिल रही है, वो एहसान नहीं कर रहे, उनको तो करना है काम। आप एक सभ्य नागरिक होने के नाते, एक इंटेलिजेंट नागरिक होने के नाते, क्या आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे सर, बिल्कुल। हर छोटी छोटी चीज़ पे जो है ना, शिकायतें बहुत कर देते हैं। आपने कोई पहल की कभी? नहीं की। यही समस्या है। अपने सरपंचों से, अपने विधायकों से, अपने अधिकारियों से अपने सवाल ज़रूर पूछें। ये आपका अधिकार है, ये आपका हक है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये आपको हमारे संविधान ने दिया है। लड़ाई इसी चीज़ की है साहब कि जो जागरूक है, जो जागृत है, वो
कहते हैं ना, बोलते के बेर बिकते हैं, बोलना तो पड़ेगा। तो वही चीज़ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हवा बंद है मगर मौसम में ठंडक ज़रूर है। मानसून जल्दी से जल्दी दस्तक देगा। जितने किसान भाई हैं अपनी खेतीबाड़ी में जुट चुके हैं, कृषि से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ वो भी अब मैं जल्दी आपके सामने लाने वाला हूँ। 1-2 दिन में कल होगा अपनी बात और ग्राम पंचायतों की बातें होंगी, ग्राम पंचायतों के मुद्दे होंगे। तो आप भी अपनी जो समस्याएं हैं वो बेझिझक मेरे पास भेजें। मैं सरपंचों से राब्ता करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, क्या कुछ समाधान हो सकता है उसका प्रयास हम ज़रूर करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, हमारी खबरों का असर होता ज़रूर है। देर आए पर दुरुस्त आए, चाहे देरी से हो मगर होता ज़रूर है। और उद्देश्य यही है कि आम आदमी के काम होते रहें, उसे कोई परेशानी ना हो और जनता की बात जो है वो सुनी जाए बस। तो आप सभी का धन्यवाद। और कल वैक्सीन का ध्यान रखना, उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। कल मार्केट पूरी तरह बंद रहेगा क्योंकि अब 1 दिन का वीकेंड कर्फ्यू रह गया। शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक सारे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। ठीक है। और कोई बात हो तो बिल्कुल बेझिझक आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं दिन भर में बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। सर रोडवेज और प्राइवेट चल रही है क्या? बिल्कुल चल रही है। जयपुर वैना चल रही है क्या? बिल्कुल चालू हो चुकी है। किराए भाड़े को लेकर के बात ज़रूर करूँगा, स्टेशन अधीक्षक से बात ज़रूर करूँगा। और आपको तमाम खबरें दिखाना, बताना ये हमारी जिम्मेदारी है और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये तमाम खबरें बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।